हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। और स्वागत से पहले एक बात बता देते हैं, और वो बात बहुत सिंपल सी है। वो ये बात है कि हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जा रहे हैं पढ़ाने, ठीक है ना। और एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर मैंने 2 वीडियो डाली है। अब 2 वीडियो आज नहीं डाल पाया मैं, तीसरी अब मैं कल डालूंगा 26 जून 2020 को। लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो है बेसिकली ये मेरे पेड मेंबर्स के लिए है, जो यूट्यूब पे मेरे पेड मेंबर्स हैं। लेकिन अब चूंकि आज मैंने कोई वीडियो नहीं डाली तो वो वाली वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। इसमें मैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट में एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसका 5th एडिशन और सिक्स्थ एडिशन। अब ये जो 5th एडिशन और 6th एडिशन है इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ एनसीईआरटी से। क्योंकि देखो, मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा पर्सपेक्टिव आपको लेके कुछ नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव आपको लेके बस इतना सा है कि आई वांट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा हूँ कि हाउ यू कनेक्ट एनसीईआरटी टू एम लक्ष्मीकांत। आप एम लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाएंगे, नो डाउट इज इजीएस्ट बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। इससे इजी किताब कोई इंडियन पॉलिटी की नहीं है, लेकिन इतनी भी इजी नहीं है कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तब तक आप इसको नहीं समझ सकते हैं। साफ शब्दों में सुन लीजिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या है? ये बेस है। अब बिना बेस के कोई भी बिल्डिंग प्रिपेयर नहीं होती है। बी इज इक्वल टू बी, कि बेस इज इक्वल टू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग इज एम लक्ष्मीकांत, बेस इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास, व्हाट? एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे, ये बात करने वाले कि व्हाट इज अ पार्लियामेंट्रियन सिस्टम। पार्लियामेंट्रियन सिस्टम 5th एडिशन के 12th नंबर चैप्टर का है। तो पार्लियामेंट्रियन सिस्टम को जा रहा हूं मैं पढ़ाने। दिस इज योर पार्लियामेंट। तो व्हाट इज पार्लियामेंट्रियन सिस्टम, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर रखा है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो। आपको ही पता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इस यूनियन ऑफ स्टेट में यूनियन का मतलब सेंटर है, स्टेट का मतलब स्टेट है। तो जो सेंटर में पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसका कॉपी और पेस्ट जो है वो स्टेट में भी है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। कि अगर सेंटर में पार्लियामेंट है तो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? तो हम जिस मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह रहे हैं, इस मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। दुनिया में हर तरीके की, बहुत तरीके की गवर्नमेंट है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है, ओलिगार्ची भी है, मोनार्की भी है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बताया गया? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अब इसको भी समझना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, सेकुलर क्या होता है। तो इसके लिए यू रीड एनसीईआरटी 11th क्लास पॉलिटिकल थियरी, ठीक है ना। तो वहां से बेस प्रिपेयर होगा, फिर आप कोई बड़ी किताब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो समझ में आना शुरू करेगी। क्योंकि मैंने क्या आपसे कहा कि माई पर्सपेक्टिव इज नथिंग, कि मेरा पर्सपेक्टिव कुछ नहीं है, बस आपको लेके सिंपल सा है। वो ये है कि आई वॉन्ट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, कि हाउ यू कनेक्ट। क्योंकि रीडिंग डजेंट मीन्स कि यू आर गोइंग थ्रू लाइन्स, रीडिंग मीन्स यू आर कनेक्टिंग द लाइन्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग द लाइन्स। सो रीड बिटवीन द लाइन्स एंड कनेक्ट द लाइन्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है हम ये समझते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये दो सबसे बेस्ट वर्जन है। अब पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में तो आपने सुना होगा ऐसे ही, बस वही। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो बस आप इतना जानेंगे कि पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में आया था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया था। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। आप समझो कि बेसिकली ये पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या। अब पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को समझने के लिए आपको गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच के रिलेशन को समझना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपको यही नहीं पता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होती है, तो आप कभी ये नहीं बता सकते कि व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में रिलेशन क्या है। और जब आप रिलेशन को नहीं बता सकते हैं तो आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। बस आप इतना याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में था, अमेरिका में है, और पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में है। ब्रिटेन हमारे देश पे 200 साल तक राज किया, इसलिए हमने अपने देश में भी पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया। तो फर्स्ट I am going to explain कि what is executive and then what is legislative. In this lecture, around 40 slides are there. 40 slides हैं, it will take time, ठीक है ना। So wait, थोड़ा ब्रेक कर लेना, घूम लेना, पानी पी लेना, चाय पी लेना, थोड़ा सा भस्त्रिका वस्त्रिका कर लेना, सांस ऊपर नीचे कर लेना, लेकिन
देख जरूर लेना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, जरूरत नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जिसको जरूरत होगी वो हमारे पास आएगा, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, ये भी हमारा एक प्रिंसिपल। तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच? आपको भी पता है कि देयर इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज होती हैं, सभी ने सुना होगा। दिस इज कॉल्ड इन टेक्निकल टर्म सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मिस्टर मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू इज बिलोंग फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस के रहने वाले थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल दिया था। अब क्यों दिया था, अब इसकी बात बाद में करेंगे कभी, ठीक है, लेकिन समझते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे क्यों होना चाहिए, क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब वो छोटा बच्चा है तो उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, देखते हो उसके सामने बैठ जाओगे तो बोलेगा, हाय पापा ये पत्तियां क्यों हरी हैं, पापा ये पत्तियां क्यों हरी हैं, क्योंकि उसका दिमाग लाइव है। कहते हैं ना कि अ माइंड विच हैज नो क्वेश्चन इज अ डेड माइंड। ऐसा दिमाग जिसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है वो डेड माइंड है, उसको हम बोलते हैं मरा हुआ दिमाग है, ठीक है ना। तो क्यों सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल आया, इसके ऊपर भी बहुत सारे वर्ल्ड हिस्ट्री में रिसर्च है, पॉलिटिकल साइंस में जाके देखो उसको। तो देर इज अ 3 ब्रांच, तो उसमें से सबसे पहली ब्रांच हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि भाई आपका जो स्कूल है, उस स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इंचार्ज कौन होता है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। या आपके यूनिवर्सिटी में जो डिसीजन है वो कौन लेता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो डिसीजन ले रहा होगा, जो उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होगा, उसको आप होल्डर बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है। समझ में आएगी नहीं यार, डिसीजन दे रहा है, समझ में आएगी नहीं, और उसको कोई ना कोई बंदा क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं मैनेजमेंट, या आप बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत डिबेट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। हम उसकी बाद में बात करेंगे जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। बट अगर आप इंटरचेंजली इन दोनों वर्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपके स्कूल और आपकी यूनिवर्सिटी में डिसीजन कौन दे रहा है और उस डिसीजन को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, आप उसी को सिंपल लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट बोलते। अच्छा, द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स a body or person that look after the implementation of rules and regulation in actual practice। कि आप ये वर्ड तो यूज कर देते हो कि सीईओ, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव जो वर्ड है, इस एग्जीक्यूटिव वर्ड का बेसिकली क्या मतलब होता है, पहले ये समझो कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि ये एक बॉडी है। अब कोई भी बॉडी होगी, सपोज दैट दिस इज माई बॉडी, तो इस मेरे बॉडी में स्ट्रक्चर है कि नहीं है, हाँ या ना, स्ट्रक्चर है। इस बॉडी का अपना कोई ना कोई पावर है, इस बॉडी का कोई ना कोई अपना फंक्शन है। स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज अ लंग्स, देयर इज अ किडनी। तो व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ किडनी, व्हाट इज अ पावर ऑफ, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ लंग्स, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ लीवर, सबका अलग अलग फंक्शन है। आप खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर पावर जा रही है, तो वो अपने अपने काम को कर रहा है। तो उसी तरीके से कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, उसका अपना पावर होगा, उसका अपना फंक्शन होगा। अब वो स्ट्रक्चर जो होगा पिरामिड के हिसाब से होगा, उस पे कोई टॉप पे होगा, उसके नीचे कोई बॉटम पे होगा। जो टॉप पे होगा वो डिसीजन देगा और जो बॉटम पे होगा उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो टॉप वाला है वो रूल और रेगुलेशन बना रहा है। जब वो रूल एंड रेगुलेशन बना ले रहा है, तो जब वो एक्चुअली प्रैक्टिस में आ रहा है तो उसको कैसे किया जा रहा है, उस चीज को एग्जामिन करने का काम जो होता है वो किसका होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन द गवर्नमेंट, यही सेम प्रिंसिपल गवर्नमेंट में अप्लाई करता है। वन बॉडी may take policy decision and decide about rules and regulation। एक ऐसी बॉडी जो क्या करती है, वो डिसीजन लेती है और रूल्स और रेगुलेशन को डिसाइड करती है, जबकि जो दूसरी बॉडी होती है उस रूल और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करती है। तो द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो एनसीईआरटी है, यूपीएससी ये नहीं बोलता है कि आप जो है रिसर्च स्कॉलर की लैंग्वेज लिखिए, यूपीएससी बोलता है ये लैंग्वेज लिखिए। जब आपसे पूछा जाए कि राइट अ कमेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव, तो आप ये लिखेंगे द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। समझ में आया कि नहीं, ऐसे लिखना है, ये वर्ड लिखना है
कि एक बार डिसीजन दे दिया गया, अब डिसीजन रूल रेगुलेशन बनने के बाद डिसीजन एग्जीक्यूटिव ने निकाल दिया जो टॉप पे बैठा हुआ है, अब उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसको देखने का काम जो होता है वो किसका होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट बॉडी, इस बॉडी का रोल क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज अ रोल, क्योंकि देखो आदमी अपने रोल से पहचाना जाता है। अगर जिस चीज का समाज में रोल होगा वो समाज में रहेगा, जिस चीज का समाज में रोल नहीं होगा वो समाज में नहीं रहेगा। आज राजा का रोल नहीं है इसलिए राजा चला गया, आज संसद का रोल है इसलिए संसद है, तो संसद जो है, आज नोकिया 1100 का रोल नहीं है, आज जो है एंड्रॉइड फोन का रोल है इसलिए वो मार्केट में है। तो जो चीज रोल में होगी वही मार्केट में रहेगी, जो चीज रोल में नहीं होगी वो मार्केट में कभी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जब कभी भी हम लेजिस्लेटिव बॉडी की बात करते हैं, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका मेन काम होता है लॉ को बनाना, और भी बहुत सारे काम होते हैं हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो जो हमारे देश में जो भी, तो आप समझो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच of the government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature, कि legislature ने law बना दिया, legislature ने policy बना दी, अब इसको adopt कौन करता है, executive, और इसके बाद उस लॉ और उस पॉलिसी को वो इंप्लीमेंट करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की ब्रांच। ऐसे समझना है, लाइन बाय लाइन, अंडरस्टैंड इट, कनेक्ट द स्टोरी, क्योंकि आप स्टोरी को कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने। तब तो वही हो जाएगा कि आप 2 मिनट बाद जो है अपनी किताब बंद करेंगे एंड देन यू पिक अप योर फोन एंड देन व्हाट्सअप एंड देन स्टार्ट चैटिंग एंड फलाना ठिकाना जो भी कुछ कहो। अच्छा, द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, हर देश का जो है नेचर अलग अलग है, इसलिए जो एग्जीक्यूटिव है उसका जो डेजिग्नेशन है हर देश में अलग अलग हो। सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट व्हाइल अदर हैव चांसलर, कहीं पे प्रेसिडेंट है कहीं पे चांसलर है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, कि एग्जीक्यूटिव का मतलब केवल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर तक ही सीमित नहीं है। इट्स नॉट लिमिटेड कि आप जब एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ रहे हैं तो बस केवल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। अब आपने हम लक्ष्मीकांत की किताब उठाई, जैसे ही आपने हम लक्ष्मीकांत की किताब उठाई उसमें आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर खोला, उस यूनियन एग्जीक्यूटिव में लिख दिया कि पार्ट नंबर 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा है और ये आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक चलता है, आप बस वहीं पे खत्म हो गए। अब आपने कनेक्ट नहीं किया कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और इसमें क्या लिखा है। वो तो एक बिल्डिंग के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम लक्ष्मीकांत ये मान के चलते हैं कि जो ये किताब बंदा पढ़ रहा है वो ऑलरेडी अपना बेस प्रिपेयर कर चुका है। अब जो बंदा बेस ही नहीं प्रिपेयर किया है वो बस इतना ही पढ़ा रहेगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब पार्ट 5 होता है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक होता है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, कि ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर तक ही सीमित नहीं है। इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, सिविल सर्वेंट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कि एक आईएएस भी जो है, एक आईपीएस भी जो है, एक आईएफएस भी जो है, एक सेक्रेटरी भी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, एक कलेक्टर भी, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, it also extend to the administrative machinery and that is called civil servant. Okay, no, head of the government and their minister saddled with the overall responsibility of government policy are together known as the political executive, कि जो head of the government है and their minister, अब जैसे आज आपके देश का head जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ तमाम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तमाम लोग हैं। अब ये गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी है समझ, उसको सैडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब इनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देयर इज अ कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन, तो द हेल्थ सेक्रेटरी जो स्वास्थ्य सचिव है वो पोडियम पे आता है और एक्सप्लेन करता है कि कहाँ पर कितने केसेस बढ़े हैं, कहाँ पर रिकवरी रेट है। तो वो जो बंदा है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, यूपीएससी का एग्जाम देके जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है?
तो अब आपको क्या पूछा जाएगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब दोज हु आर सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब जो गवर्नमेंट है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ तमाम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी को बना रहा है, समझ में आएगी ना, जो गवर्नमेंट पॉलिसी को बना रहा है और उसको ओवरऑल इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो दिन प्रतिदिन के प्रशासन को देख रहा है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। वाई इट इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव? क्योंकि इन्होंने एग्जाम दिया है, तो जब तक 65 साल नहीं पूरा होगा तब तक ये रिटायर नहीं होंगे, उसके पहले कुछ केस हो जाए तो वो बात अलग है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो 5 साल बाद रिटायर हो जाएगा। That's why it is called permanent executive. That's why it is called political executive. So you have to be decode in your own language. You just understand the NCERT, because without NCERT you never understand any book. चाहे आप उर्मिला थापर लेके बैठ जाओ, चाहे बिपिन चंद्र की किताब लेके बैठ जाओ, चाहे आप एम लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाओ, माजिद हुसैन लेके बैठ जाओ, चाहे जो मन करे वो लेके बैठ जाओ। These are the top books of the UPSC preparation guys. ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द व्हाट। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे दिमाग का एक फिगर बनाया है कि अपने दिमाग को चलाओ। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ माइंड? ही अडॉप्ट ओनली दोज थिंग अंडर विच ही इंजॉयड। ये उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करता है जिसमें इसको इंजॉयमेंट आती है। ये उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता जिसके अंदर इंजॉयमेंट नहीं होती है। जिस दिन ये इंजॉय करेगा उस दिन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, जब ये इंजॉय करेगा नहीं तो अडॉप्ट करेगा ही नहीं। तो यू मे हैव हियर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। आपने तो सुना है कि राष्ट्रपति होता है अमेरिका में, आपने सुना है कि जो है इंग्लैंड में रानी होती है, बट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। लेकिन जो भारत का प्रेसिडेंट है और जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसके पावर के बीच में बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब पोडियम पे खड़ा होता है तो ऐसा लगता है माइक खा जाएगा, ऐसे करके बोलता है। लेकिन भारत का प्रेसिडेंट ऐसे बोलता है जैसे लगता है कि साला उसको कोई पीछे से मार रहा। वाई? सिमिलरली द पावर ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द किंग ऑफ भूटान। अब इंग्लैंड की जो रानी है और जो भूटान का राजा है, दोनों के पावर में डिफरेंस है। बोथ इंडिया एंड फ्रांस हैव प्राइम मिनिस्टर। भारत के पास भी प्राइम मिनिस्टर है और फ्रांस के पास भी प्राइम मिनिस्टर है, बट देयर रोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाई इज दिस सो? ऐसा क्यों है? व्हाई इज दिस सो? तो यही है मेन चीज कि यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, एंड व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। आफ्टर दैट यू विल डिकोड एनी बुक। बेस प्रिपेयर नहीं है तो बिल्डिंग प्रिपेयर नहीं होगी। आंसर, अब देखो आंसर क्या है? द यूएसए हैज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर इन द हेड ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि जो यूएसए है वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वहां की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में क्या है? वेस्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आंसर आप करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? वहां का रियल और नॉमिनल हेड, वहां का रियल और नॉमिनल हेड दोनों ही कौन है? वहां का राष्ट्रपति है। दैट्स वाई जब माइक में खड़ा होता है तो ऐसा लगता है मतलब ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द, ही इज द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे किसी भी देश में प्रेसिडेंट हो, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वही, क्योंकि सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी है तो मैं यहीं तक समझा रहा हूं। कनाडा हैज अ पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कि कनाडा में पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी है और वहाँ का जो मोनार्क है, मतलब जो राजतंत्री व्यवस्था है, वो क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड है वो उसकी फॉर्मल क्या है? हेड है, चीफ है, और प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वहाँ का रियल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और जो नॉमिनल पावर है वो किसके पास है? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पास है। कनाडा भी बेसिकली क्या रहा है? कॉलोनी रही है। तो ऐसे समझना। एंड देन इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर। कि जो वहां का राष्ट्रपति है फ्रांस का, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और साथ ही साथ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और वो लेकिन उनको हटा नहीं सकता है। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के लिए। तो घुमा फिरा के एक जगह पे एक ही बात हो रही है। अभी आगे आएगा कि वो क्या बात हो रही है। हम जस्ट डिफरेंस बता रहे हैं कि हर जगह पे क्या डिफरेंस है। जापान हैज अ पार्लियामेंट्रियन सिस्टम विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और वहां का हेड ऑफ द स्टेट जो है वहां का एम्परर है। इटली हैज अ पार्लियामेंट्रियन सिस्टम विद द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
इटली में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट जो है वहां का फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट है। रसिया हैज अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेयर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। अगेन जर्मनी हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन विच प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड द चांसलर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब पीडीएफ आप ले लेना, मुझसे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। तो देखो सब जगह पे क्या लिख रहा है, अब समझो। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कि हम ऐसा देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो कि जैसा कि हमने एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो दोनों ही कौन है, प्रेसिडेंट है। सारी पावर उसी के पास है। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज पावरफुल बोथ थियरी एंड प्रैक्टिस। कि जो उसके संविधान में थियरी में लिखा है और जो एक्चुअली में प्रैक्टिस में चल रहा है, दोनों मिला के देखा जाए तो वो सबसे पावरफुल है। और उसका एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील है, मोस्ट नेशन इन लैटिन अमेरिका, ये सारी जो कंट्रियां हैं वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ऐसे लिखना, ऐसे समझाना, ऐसे समझना। अब नाउ इन अ पार्लियामेंट्रियन सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए आप इटली का एग्जाम्पल ले रहे थे या जापान का एग्जाम्पल ले रहे थे या इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो हर जगह आपको ये दिखाई दे रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो मोस्ट पार्लियामेंट्रियन सिस्टम है अ प्रेसिडेंट और अ मोनार्क हु इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जो मोस्ट मतलब ज्यादातर पार्लियामेंट्रियन सिस्टम में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है या मोनार्क है, अगर मान लो राजतंत्री व्यवस्था, अगर राजा वाजा वहां पर है, या मान लो अगर वहां पर प्रेसिडेंट है, तो वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, उसके पास पावर है लेकिन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक्चुअली में उसके पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और वो नंबर ऑफ कंट्रीज में एग्जाम्पल मिल रहा है। इन सच सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली सेरेमोनियल। जैसे एक दूल्हा होता है, जिस दिन शादी होती है उस दिन बड़ा धूमधाम होता है, फिर बाद में जैसे ही शादी हो जाती है फिर उसको कोई पूछता नहीं है। इट इज कॉल्ड ट्यूटलर हेड, इसको ट्यूटलर हेड बोलते हैं। समझ में आएगी ना। डीजूर पावर नहीं है, इट्स नॉट डिफैक्टो। एंड द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट विल्ड इफेक्टिव पावर। और जो प्राइम मिनिस्टर है अपने कैबिनेट के साथ बहुत क्या रखा है, पावर रखा है। उसका एग्जाम्पल जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पुर्तगाल एंड जहां पे हम रहते हैं इंडिया, वो भी। तो ऐसे समझना है। देन आई डिफ्रेंशिएट कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, हैज बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बट अनलाइकली द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में पोसेसेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर। कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। इन दिस सिस्टम इट इज़ पॉसिबल दैट सम टाइम द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर में बिलोंग टू द सेम पार्टी। मान लो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, तब तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। और मान लो कि अगर वो क्या बोलते हैं डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे पार्टी से है, प्रेसिडेंट किसी दूसरे पार्टी से है, तो हो सकता है उनके ओपिनियन और आइडियोलॉजी में कुछ ना कुछ क्या हो, डिफरेंस हो। उसका एग्जाम्पल फ्रांस, रसिया और कौन है, श्रीलंका, एटीसी। इसीलिए आप देखते हैं श्रीलंका उलंका में ऐसे केसेस आपको सामने दिखाई देते हैं। गो एंड रीड इट, ठीक है ना, गो एंड रीड इट कि क्यों ऐसी कंट्री में ऐसा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में बवाल होता हो सकता है इसलिए होता हो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे पार्टी से है, प्रेसिडेंट किसी दूसरे पार्टी से, तो आपस में जो है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या लिखा है, सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप और सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल लीडरशिप की बात करें। प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिविजुअलिज्म, ही इज ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक ही बंदा हेड ऑफ द स्टेट भी है, एक ही बंदा हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। द प्रेसिडेंट इज एक्चुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, अमेरिका। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेस, जैसे एम लक्ष्मीकांत ने अपनी किताब में लिखा कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट, कि इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो उन्होंने लिखा कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब हम अपने देश की पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं तो अपने देश की पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 है, वहां पर डेफिनेशन है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। मींस कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा से जब मिलता है तब हमारे देश की पार्लियामेंट बनती है। बल्कि जब हम अमेरिका के
पार्लियामेंट की बात करते हैं जिसका नाम कांग्रेस है, तो कांग्रेस में जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, मींस यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, कि जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो बेसिकली कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं। तो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव दो तरीके से डिफाइन है। पहला है इंडिविजुअल लीडरशिप, वेयर हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो दोनों एक है, और प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली लोगों के थ्रू आ रहा है, इंडिया में इनडायरेक्टली आता है, पता ही है आपको। अच्छा, सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव लीडरशिप, तो समझो ये क्या है कलेक्टिव लीडरशिप। तो उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट्रियन सिस्टम आता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज द प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का एग्जांपल ले लो, ठीक है, ब्रिटेन का एग्जांपल ले लो। ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, अब जो बंदा लोकसभा का चुनाव जीतेगा, सबसे ज्यादा सीट लेके आएगा, वो उसका लीडर हो जाएगा, जैसे कि मोदी। ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, अब मोदी पार्लियामेंट के अंदर बैठ रहे हैं और अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो उसका जवाब दे रहे हैं ना। अब देयर इज, मान लो कि पार्लियामेंट चलेगी, हाँ जब पार्लियामेंट चलेगी तो भाई उनसे अपोजिशन ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई ये बताओ कि वही जो है वहां पर जो है इंडिया चाइना के बीच में बवाल क्यों हो गया, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हेड ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क और प्रेसिडेंट, और जब भी मोनार्क और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो मोनार्क जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, अब ब्रिटेन में एक वंशानुगत पद्धति चली आ रही है, इंडिया में वंशानुगत पद्धति नहीं है, जापान में है, समझ में आई कि नहीं है, लेकिन इंडिया में नहीं है, समझ में आई कि नहीं है। तो जहां प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट्रियन रिपब्लिक है, और जहां पर मोनार्क है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, और दोनों सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्चुअली में उनके पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, हैज अ प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वहां पर भी वही है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और वहां पर भी क्या है कि बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उसके मिनिस्टर है वो अपने बातों के लिए, अपने लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि लेजिस्लेचर में जब उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, तो वो उसका जवाब देगा। तो पार्लियामेंट्रियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, डोंट फॉरगेट, इसको याद रखो क्या है। अब समझो, अब मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, अभी तक एनसीईआरटी पे ही चल रहा हूं, सोचो ये है एनसीईआरटी जो इतना नॉलेज देती है, आप उसको पढ़ते नहीं है। एम लक्ष्मीकांत की किताब खरीद के बैठ गए, तो पढ़िए एम लक्ष्मीकांत, मैंने मना नहीं किया, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब एम लक्ष्मीकांत समझ में आए। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्रियन एग्जीक्यूटिव? तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन, जब हमारी संविधान सभा हमारा संविधान लिख रही थी, तो इंडिया ऑलरेडी हैज सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्रियन सिस्टम अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड एक्ट ऑफ 1935। अब आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्ट ऑफ 1935 क्या था और एक्ट ऑफ 1919 क्या था? एक्ट ऑफ 1935 सबसे ज्यादा प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट ऑफ 1935 से बोरो किए गए, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। इट्स नॉट कॉपी पेस्ट, इट्स अ रैक सैकिंग। कॉपी पेस्ट वर्ड वो यूज करते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। सामने बैठे हैं और उन्होंने बोल दिया कि भारत का संविधान तो दुनिया भर के तमाम संविधानों को कॉपी पेस्ट करके बताया गया। ऐसा है कि तुम गधे हो, तुमको नहीं पता है। एक्चुअली में इट इज अ रैक सैकिंग ऑफ द ऑल बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आप एक्ट ऑफ 1935 और एक्ट ऑफ 1919, क्योंकि एक्ट ऑफ 1935 के बाद हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिन तक यहां पर सरकार चलाई थी, ठीक है ना। तो एक्ट ऑफ 1935 में हमने पार्लियामेंट्रियन सिस्टम का अनुभव लिया था, इसीलिए हमने ये सोचा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने ये सोचा कि जब हमने पुराने कानून को अनुभव लिया है तो उसी चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, रैक सैक कर लेते हैं, जो आपके लैंग्वेज में कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, द एक्सपीरियंस हैज shown that in the parliamentary system the executive can be effectively controlled by representatives of the people, कि जो भी लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, जिनको आप वोट देके वहां पर बैठा रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव को अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से हमने क्या किया कि एक्ट ऑफ 1935 के तमाम प्रोविजन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया, ठीक है, उसको रैक सैक किया, और रैक सैक करने के बाद पार्लियामेंट्रियन सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने कंट्री में अडॉप्ट किया।
द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू, अब यही बात अगर आप लिख देंगे तो आपको क्यों नहीं नंबर देगा? द एक्सपीरियंस हैड शोन दैट in the parliamentarian system the executive can be effectively controlled by the representative of the people. Who are the representative of the people? Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a member of parliament, they are the representative of people. The representative of people can control the executive. Or this experience we already इस एक्सपीरियंस को हमने पहले ही से क्या कर लिया था, ले लिया था 1935 एक्ट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है ना? तो द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक एक्सपेक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होनी चाहिए। और इसीलिए, और वो एक्सपीरियंस उन्होंने उस समय देखा था, इसलिए उसको वहां से क्या कर लिया, रैकसैक कर लिया। तो द अदर alternative to the parliamentarian executive was the presidential forms of government, but the presidential executive put much focus on the president as the chief executive and as the source of all executive power. अब यहाँ पे समझो कि हमने पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को ही क्यों अडॉप्ट किया, क्यों नहीं हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया? क्योंकि जो संविधान सभा में लोग बैठे थे उनको ये लगा कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज करने लगे, पर्सनालिटी कल्ट हो जाए। इसलिए हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली अ मैन, ऐसा उन्होंने उस समय सोचा। अच्छा, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड अ गवर्नमेंट दैट वुड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच बट एट द सेम टाइम एनफ सेफगार्ड शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनालिटी कट। अब उनके सामने ये प्रश्न था कि एक तरफ तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह, और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि पर्सनालिटी कट ना हो, क्योंकि सारी पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास चली जाएगी तो हो सकता है अपनी पावर को लेके वो करप्ट हो जाए। इसलिए उनके सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना। तो जब उनके सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना तो उन्होंने क्या किया, देखो, इन द पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स there are the many mechanisms that ensure that the executive will be answerable and controlled by the legislature of the people's representative. So the constitution adopted the parliamentarian system of the executive from the government both at the national and state level. तो क्या लिखा यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल कर दिया लेजिस्लेचर के लिए, और लेजिस्लेचर को बोला कि तुम इसको ऊपर कंट्रोल करोगे। तो एक तरीके से इन्होंने सिंथेसिस बना दिया प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्रियन का, मिक्सचर बना दिया। अब ये लाइन आप अगर लिखेंगे तो क्यों नहीं नंबर मिलेगा आपको कि इन द पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देयर आर मेनी मैकेनिज्म। अब उस मैकेनिज्म की बात मैं करूंगा अगले लेक्चर में कि व्हाट आर द मैकेनिज्म बाय विच लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म बाय विच एग्जीक्यूटिव गिव आंसर टू द लेजिस्लेचर। और यही रिलेशन जो है डिफरेंस करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो विदाउट एग्जीक्यूटिव, आप अगर एग्जीक्यूटिव के बारे में जानते नहीं है इतना कुछ तो आप कभी लिख ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। Haven't you had very strong prime minister? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास बहुत स्ट्रांग नहीं है आपके पास प्राइम मिनिस्टर, डज इट मीन दैट इवन द पार्लियामेंट्रियन सिस्टम इज नॉट फुल प्रूफ अगेंस्ट पर्सनालिटी कट? क्या ये पार्लियामेंट्रियन सिस्टम जो है वो पर्सनालिटी कट के लिए नहीं आता है? आता है, वो भी आता है, उसकी बात करेंगे। दैट मीन्स पीपल एंड द लेजिस्लेचर हैव टू बी कॉन्स्टेंटली विजिलेंट। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्रियन सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर को लेकर पागल ना हो जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट्रियन सिस्टम जो है डेमोक्रेसी का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वही ये चीज बता रहा है कि नहीं इसमें पावर कभी करप्ट नहीं होगी। इसीलिए लेजिस्लेचर को बनाया गया है और पीपल को बनाया गया है कि वो हमेशा जागरूक रहे। इसीलिए संसद है, इसीलिए संसद में डिबेट डिस्कशन होता है कि जब कभी भी पार्लियामेंट अपनी पावर को लेके, जब पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है जब अपनी पावर को लेके पागल होती है तो अपोजिशन उसके ऊपर क्वेश्चन दागना क्या करता है, शुरू करता है। ये इसीलिए बनाया गया। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप नहीं चुनते तो आपकी बातों को पार्लियामेंट के अंदर कौन रखता, आपको कौन जागरूक करता? कैसे जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती?
मान लो एग्जीक्यूटिव खूब सारा वोट लेके आती और अपनी जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट बना के जो मन करता वो करती, तब आप क्या करते? तो पर्सनालिटी कल्ट जो है वो कहीं हो सकता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी हो सकता है, पार्लियामेंट्रियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी हो सकता है, लेकिन एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि ना हो। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट and the prime minister is the council of minister which run the government at the national level. At the state level the executive compromises the governor and the chief. अब वो बात ऐसे समझो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 तरीके के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्टी मिनिस्टर। इन तीनों चीजों को जोड़ोगे, 1 2 3, देखो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा। जब इन तीनों चीजों को जोड़ोगे तो ये काउंसिल बन जाएगी और इसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, इसका हेड होगा चीफ मिनिस्टर। ये स्टेट में हो जाएगा और ये कहाँ हो जाएगा? नेशनल लेवल पे। इसीलिए आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव विच इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। अब समझो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर, कि अगर मिनिस्टर अगर डिसीजन दे देगा तो उस मिनिस्टर के डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर and as a large organization that called bureaucracy or the administrative mechanism, जिसको आप सिविल सर्विसेज बोलते हैं। और यही जो सिविल सर्विसेज है वो ट्रेंड स्किल्ड होके आते हैं और आपके मिनिस्टर्स को वो उनके पॉलिसी, उनके प्रोग्राम और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसमें ये इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए इनका एग्ज़ाम जो होता है वो है यूपीएससी लेती है, इसने हाई लेवल का, कि वो ट्रेंड होने चाहिए, वो स्किल्ड होने चाहिए, ताकि वो पॉलिसी बनाने में समझ में आएगी नहीं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में अपने मिनिस्टर्स को क्या कर सकें? असिस्ट करें। इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट का इंचार्ज तो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके कंट्रोल और सुपरविजन में है। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर, क्योंकि जो भी पॉलिसी लेजिस्लेचर ने बनाया है उस लेजिस्लेचर की पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट कर रहा है, तो उसकी पॉलिसी को ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो कभी वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो कंट्रोल है, उसका जो सुपरविजन है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास है, जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर के पास है। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए चीफ जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो आपकी आपके बातों का जवाब नहीं देगा, लेकिन मिनिस्टर अगर पूछेगा तो उसकी बात का वो जवाब देगा। तो इंडिया हैज अ established professional administrative machinery, at the same time this machinery is made political accountability। बात क्लियर हुई? समझ में आया? तो द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकल नेचुरल। अब ब्यूरोक्रेसी को क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पॉलिटिकली नेचुरल है? क्योंकि आज किसकी गवर्नमेंट है, कल किसी दूसरे की गवर्नमेंट हो गई तो, आज मान लो मोदी की गवर्नमेंट है, कल जो है सोनिया की गवर्नमेंट बन गई तो, अब मान लो मोदी ने जो पॉलिसी और प्रोग्राम बनाया उस समय आईएएस कोई 2 था, वही आईएएस तो यहां पर रहेगा क्योंकि ये तो परमानेंट है। तो इसको क्या बोला गया है कि ये राजनीतिक हिसाब से तटस्थ रहे, इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर वो राजनीतिक हिसाब से तटस्थ नहीं होगा तो वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करेगा। दिस मीन्स दैट द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन ऑन द पॉलिसी मैटर्स। इसीलिए पॉलिसी मैटर में जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो कोई डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन मिनिस्ट्रीज लेती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां पर जो है जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्डर नहीं करी तब तक जो है किसी सैनिक ने हाथ नहीं चलाया। समझ में आएगी नहीं? तो दिस इज द कनेक्टिविटी। चलिए, इन अ डेमोक्रेसी इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट अ पार्टी इज डिफीटेड इन इलेक्शन एंड द न्यू गवर्नमेंट वांट टू अडॉप्ट द न्यू पॉलिसी इन द प्लेस ऑफ पॉलिसी ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। In such a situation, it is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and effectively participate in drafting the policy and in its implementation। कोई नई सरकार आएगी तो पुरानी सरकार की जगह अपनी नई पॉलिसी लेके आएगी तो वो फेथफुली अच्छे से और कुशल तरीके से उस पॉलिसी को ड्राफ्ट और इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसीलिए कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिकली क्या होनी चाहिए? न्यूट्रल होनी चाहिए।
द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज एन मतलब बहुत ज़्यादा वो है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब जैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इसमें ऑल इंडिया सर्विस होती है, इसमें स्टेट सर्विस होती है, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट लेवल पे टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ होते हैं जो पब्लिक अंडरटेकिंग को चलाते हैं। समझ में आया कि इनका एग्जाम जो है वो मेरिट सिस्टम पे होता है। एग्जाम कौन कराता है? यूपीएससी कराता है। उसी तरीके की एक सेम बॉडी स्टेट में होती है जिसको आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। ये एक फिक्स टर्म के लिए आते हैं। इनको हटाने का जो काम होता है, इनको रिमूव किया जाता है। अगर ये अपने किसी रूल और रेगुलेशन को वायलेट करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनको हटाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी इंक्वायरी करता है, इसके बाद उसको हटाया जाता है। क्यों बनाया गया इतना कॉम्प्लेक्स? इसीलिए बनाया गया ताकि रिलेशन बना रहे। वही बातें यहां तक लिखी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इज द बैकबोन, ब्यूरोक्रेसी इज द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया? आपने सुना होगा, you know that the collector of a district is the most important officer of the government at the district level. Do you know that the collector is normally an IS officer and the officer is governed by the service condition led by the central government? An IS or PCS officer is assigned to particular state where he or she work under the supervision of the state government. वो असाइन होते हैं स्टेट में, सुपरविजन उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट उनका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और अगर वो चाहे तो अपना स्टेट में सर्विस देने के बाद फिर सेंटर में भी क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ऐसा क्यों बनाया गया? ताकि रिलेशन बना रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। This means that the key administrative officer of the states are under the supervision and control of the central government. आप ऐसे बोलो कि those who are the bureaucrats ultimately controlled by state government and नहीं, immediately controlled by state government and ultimately controlled by central government. मैंने लाइन दे दी, अब इसको समझो। नहीं समझ में आता कमेंट करो, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।